हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं जानती हूं कि आप सब अपनी तैयारी में करने में लगे हुए हैं। तो हम भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे पाएँ, है ना, और आपका रिविज़न कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर डेली क्लास संडे हो या मंडे, है ना, तीज हो त्यौहार, लेकिन मैं आपको डेली क्लास देती हूँ, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज आपका संडे का जो टैलेंट कोई प्रतियोगिता होता था वो भी आपका साथ साथ रिजल्ट है ना। तो कुछ क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पर अपना रिजल्ट देखेंगे। तो सभी लोग अंत तक क्लास के बने रहेंगे। आपको आपके लिए सरप्राइज है कि किस क्वेश्चन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहेंगे क्लास के अंत तक, क्योंकि आज हमारा 50+ क्वेश्चन है साइंस का, है ना, साइंस प्लस ईवीएस का। तो कोई भी क्लास छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सफिशिएंट है। आप सबके यहाँ पर जो आपके पैटर्न है, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, है ना, सी टेट हो, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम सेशन को देख लेते हैं। क्या क्या बहुत एक्साइटमेंट है, बताने में भी मुझे हो रही है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो ये आपके जो दिए हुए क्लिक हियर जो दिया हुआ, जब भी आपको यहाँ पर मैं आपको डेली यहाँ पर पीडीएफ जो प्रोवाइड कराती हूँ रात्रि के, डेली मैं यहाँ पर पीडीएफ दे देती हूँ। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो अगर वीडियो सोल्यूशन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। यूट्यूब क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब मिल जाएगा, और फिर आपको ये पेज भी मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा छोटा संदेश है आप सबके लिए। तो सभी लोग, जैसे कि मैं जानते हो आप सबकी यहाँ पर मैं शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए प्रयासरत हूँ, आप सबके लिए यहाँ पर डेली क्लास लेती हूँ, है ना। तो आप सब भी डेली क्लास अटेंड कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सूचित कर दीजिए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं 50+ क्वेश्चन की। अपने ईस्ट को नमन करते हैं, अपने मम्मी पापा को याद करते हैं और क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग एक बार शेयर करके आए, क्योंकि आज टैलेंट कोच प्रतियोगिता का रिजल्ट भी है, साथ ही साथ हम 50 यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे 50+ वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग शेयर करके आ जाइए, एक बार जाइए और सभी लोग ईमानदारी से जाएं और शेयर करके आए, और आज दिखा दीजिए कि और आज ओम शिव शक्ति क्लासेस में क्या इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, किस टाइप के यहाँ पर हम समझते हैं, किस टाइप कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बालकों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है ना। बालकों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। सभी लोग आंसर करेंगे, एक एक फ्रेंड्स आंसर करेंगे। और मैं आज आपको बता देती हूँ कि किसी को ईमानदारी नहीं खोना, सभी को ईमानदारी शेयर करना है, ठीक है। चलिए बताइए, आंसर कीजिए कि बालकों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त है। पहला है, बालकों के व्यवहार नियंत्रण के लिए उपयुक्त कठोर नियम बनाना चाहिए तथा उनके पालन के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बालकों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहना चाहिए। क्या करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, बालकों के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालने चाहिए, परंतु उन्हें बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं रखना चाहिए। कौन सा उपयुक्त कथन की बात, सही कथन की बात हो रही है ना, ये ध्यान देना है। बालकों का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, अतः उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें व्यवहार नियंत्रण के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो बताइए बालक के बारे में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सफिशिएंट है, राइट है, बताइए सभी लोग बताइए। तो आपको मालूम है कि रूल की जब बात करेगा तो बालकों के लिए कोई रूल नहीं बनाना है हमको, है ना, क्योंकि आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, आपका यहाँ पर रूल बनाना चाहिए ना, तुमको रूल नहीं बनाना, इसलिए हमारा ये रॉन्ग होगा, है ना। तो पहला ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब बालकों के प्रति जो बिल्कुल उदासीन होना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है कि बालकों के प्रति हमेशा उदासीन रहो, है ना, खुश मिजाज कर से बातचीत कीजिए बच्चे के साथ घुल मिल करके, है ना। हमेशा उदासीन रहेंगे तो उसे भी रियलाइज होगा कि नहीं, इस शायद हम अच्छा काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, मैम हैं, है ना, तो वो हमसे खुश नहीं है, ठीक है। तो हमेशा नहीं रहना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं। बालकों का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, अतः इनके व्यवहार नियंत्रण के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी बात नहीं है कि उनका जो व्यवहार होता है परिवर्तनशील होता है ना। तो देख लेते हैं कि इसका जो सफिशिएंट आंसर होगा, उपयुक्त कथन कौन सा होगा। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। सही बात है, बालक के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं करना चाहिए, बालक फिर उस चीज़ को नहीं कर पाता दबाव के कारण। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो भी वो दबाव के कारण कर जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ पर। परंतु उन्हें बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं रखना चाहिए, मतलब बिल्कुल अकेले भी नहीं कर देना चाहिए, ज़्यादा फोर्स करके भी काम नहीं कराना चाहिए, और ना ही बिल्कुल उनको उनकी पसंद का सारी आप ही अपने पसंद काम कर लो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इनके बारे में ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक कर दीजिए। और चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, डेली क्लासेस टाइमिंग यहाँ पर रात्रि के 9 बजे रहती है, 12 बजे दिन की रहती है, शाम 6 बजे क्लास रहती है ना। 3 क्लास ओम शिव शक्ति आपको दे रहा है डेली क्लास। तो सभी लोग जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े, ग्रुप में जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना।
और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी उसमें भी ऐड हो जाएं और अपना यहाँ पर चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलिए, और अपने साथी को शेयर करना किसी को नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खतरनाक यहाँ पर जो कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरण प्रभाव क्या हो सकता है। यहाँ पर कूड़ा करकट की बात हो रही है कि जो सबसे गंभीर पर्यावरण प्रभाव हो सकता है, तो ये जो खतरनाक मतलब कहना चाहिए कि ज़्यादा जो कूड़ा करकट जो बहुत ज़्यादा गंदगी जो फैलाते हैं जिस जगह पर, तो वहाँ पर गंभीर पर्यावरण के बारे में क्या हो सकता है। वायु प्रदूषण हो सकता है, वहाँ पर भूजल का दूषित हो जाना हो सकता है, या फिर कचरे के लिए अधिक भूमि का उपयोग हो सकता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक आवास या हैबिटेट का विनाश हो जाए। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जैसे आपको मालूम है कि जो आपको टेट एग्जाम वाले फ्रेंड्स हैं उसमें ईवीएस रहती है, ईवीएस के सब्जेक्ट में आपका साइंस का पार्ट भी रहता है ना। तो जैसे प्लेटिनियम धातु है, अधातु है, यहाँ पर बंदरगाह है ना, झीलें हैं, नदियां हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब मिक्स पूछ, ये नहीं कहती कि वो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे, लेकिन मिक्सअप क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन पूछते हैं तो ये भी सेशन आपके बन सकते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चूंकि हमने रखा जो क्वेश्चन है ये ईवीएस का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ मिक्स मैंने साइंस का भी पार्ट इसमें रखा है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, क्या हो सकता है सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, भूजल का दूषित होना हो सकता है ना। क्या हो जाता है, भूजल का दूषित होना हो सकता है। किससे, कूड़ा करकट जो सबसे गंभीर पर्यावरण प्रभाव होता है वो कैसा, भू और जल का दूषित होना हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग आंसर कीजिए, सभी एक एक फ्रेंड्स आंसर करेंगे। और सभी लोग को बता देती हूँ जो हमारा नेक्स्ट संडे को यहाँ पर टेस्ट होगा, जो आपका जैसे टैलेंट खोज प्रतियोगिता होती थी, तो वो जो आपका उस संडे को टेस्ट होगा, और हम गूगल फॉर्म पे आपको क्वेश्चन दिया करेंगे, गूगल फॉर्म पर ही आप लोग अप्लाई करके अपना टेस्ट दिया करोगे, है ना। और रात्रि के 9 बजे वाली क्लास में मैं आपका उसका रिजल्ट बताया करूंगी, कहने का मतलब उसका जो सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है यहाँ पर। तब सभी लोग यहाँ गूगल फॉर्म पे मैं आपको नंबर दूंगी, मतलब कि आपको प्रोसेस बताऊंगी, तो गूगल फॉर्म पे आप सब लोग वहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा, है ना, टेस्ट देने के लिए संडे के दिन, है ना। चलिए बताइए कौन सा वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं, कौन सा वाक्य जो है प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोग करने, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है ना, तो उससे महत्व से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए, पहला ऑप्शन कह रहा है छात्र में सृजनात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है, या फिर समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करता है, प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव है, प्रयोगात्मक कार्य केवल आनंद के लिए, बिल्कुल आपको केवल शब्द यूज नहीं करना है ना, केवल वर्ड आपके लिए रॉन्ग है, इसलिए बिल्कुल ये आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। अब बाकी आपके जो ऑप्शन बचे हो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं की बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, नहीं की बात कर रहा है, प्रयोगात्मक कार्य के संबंध से कौन सा महत्व नहीं है, बताएं सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो पूछ रखा नहीं की बात पूछ रखा, किससे संबंधित, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट की बात। तो प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर व्याख्यान जरूरी है आपका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना, बच्चा भी ऑब्जर्व करके उस चीजों को यहाँ पर क्लियर कर लेता है ना, उस चीज को प्रैक्टिकल कर लेता है। और पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन होना भी संभव नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चे खुद स्वयं से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका खोज करते हैं, है ना, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बाकी छात्रों में सृजनात्मक दृष्टिकोण पैदा होता बिल्कुल होता है, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती बिल्कुल होती है, प्रयोगात्मक केवल आनंद के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक, चलिए तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नहीं की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सभी लोग मेरे भाई बहन जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं जानती हूँ कि आप सबका बहुत सपोर्ट है, बहुत, आज जो भी मैं आज हूँ, है ना, तो कल शायद तक कल लाइव क्लास मिल जाएगी, या तो कल नहीं मिल पाएगा तो परसों पक्का मिल जाएगी, क्योंकि आज भी कुछ प्रोसेस रह गई थी तो नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि आज का मौसम इस समय के कुछ ज़्यादा खराब है इसलिए नहीं हो पाया है ना, तो जो करने वाले काम वाले हैं तो वो हो ही नहीं पाया उनसे, है ना, तो कल तक हो जाएगा, तो कल या परसों हम लाइव क्लास यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर, पर्यावरण शिक्षा जो व्याख्या करती है वो क्या करती है, पर्यावरण शिक्षा क्या व्याख्या करती है, मानव और समाज के बीच सहसंबंधों की, मनुष्य और प्रकृति के बीच सहसंबंधों की, या फिर धर्म और जाति के बीच सहसंबंधों की, या फिर मानव और विज्ञान के बीच सहसंबंधों की। सभी लोग आंसर करेंगे, एक एक फ्रेंड्स आंसर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और बहुत से साथियों कहना रहता है कि मैम क्लियर नहीं आ रहा है ना, समझ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग जैसे आपको ब्लू लिंक ये आपकी जैसे डायरेक्ट ये दिख रही है ना, आपकी ये 3 डॉट दिख रही है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे अपनी क्लैरिटी के लिए। यहाँ पर जो आपका 260 140 ऐसा करके समथिंग रहता है, तो आप अपनी यहाँ पर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ का राइट ऑप्शन बताएं सभी लोग।
तो पर्यावरण जो शिक्षा व्याख्या करती है वो मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंध हो गया ना, इकोसिस्टम की बात करती है, एनवायरमेंट की बात करती है ना। ये मनुष्य, क्योंकि आपको इकोसिस्टम में मनुष्य भी होता है और प्रकृति भी दोनों होती है ना, इसलिए बीच के जो संबंध होते हैं वो आपका कोरिलेट कराती है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमारे 50 क्वेश्चन है, मैराथन क्लास हमारी है ना। आपको मिक्सअप क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप लोग को बीच में सरप्राइज के तौर पर आपको किसी ही क्वेश्चन के जस्ट बाद आपको टैलेंट खोज प्रतियोगिता का रिजल्ट मिल सकता है, इसलिए आप लोग सभी लोग बने रहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण होती है। जो वायु में क्या होती है, वायुमंडल में क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, तो जो बढ़ती उनकी मात्रा होती है तो किसके अलावा अन्य सभी के कारण वो होती हैं, बताइए। सार्वभौमत्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या फिर संताप मंडल ओजोन परत का या रिक्तीकरण, या फिर ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरन प्रभाव। सभी लोग आंसर कीजिएगा, किसके अलावा अन्य सभी के कारण ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती है वो बढ़ती हैं, बताइए। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग तो मालूम है आपको होती है ना, ओजोन परत में भी आपको मालूम है कि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें साथ रहता है, लेकिन होता किसका नहीं है, ये आपका ऑक्सीजन का नहीं होता है। किसका नहीं होता, ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव का इसमें आपकी ग्रीन हाउस गैसों में नहीं होता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो सभी लोग आंसर कीजिएगा, है ना। चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को क्लासेस से रिलेटिव, बहुत सारे साथी जो नए जुड़ रहे हैं हमारे, है ना, तो सबसे पहले जैसे बहुत सारे साथियों को कहना है कि मैम हमको यहाँ पर लिंक नहीं मिल पाती, लिंक ओपन नहीं होती है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर नंबर हमारा सेव कर लें, है ना, जो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देती हूँ बार बार, तो वो आप लोग सेव कर लेंगे तो शायद आपको लिंक मिल सकती है। हाँ, ये आपका पहला है। दूसरा आपको स्टेप क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक पाने के लिए आपको डेली यहाँ पर जब नोटिफिकेशन पाना है, आपको जो सब्सक्राइब करते हैं जस्ट बगल में आपकी एक बेल रहती है, बेल को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका जो बेल रहेगी वो प्रेस हो जाएगी, तो आपको नोटिफिकेशन डेली क्लास का मिलेगा वहीं से। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों की ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बीच में बोलते हैं मैम हमको क्लास नहीं मिल पाती है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब बताइए, सतत एवं मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक जो होता है विद्यार्थी की विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। मतलब कि जो सतत आपका सीसी होता है ना, तो सीसी में किस विधि में शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी के विभिन्न तथ्य जैसे भाषा का प्रयोग, संवेग, उसने कैसा रिएक्ट किया, कैसे भाषा का प्रयोग किया, खेल के दौरान उसने क्या एक्टिविटी किया, इन सब व्यवहारों को लिखता है और लिख करके एक सूचनाओं को तैयार करता है, तो फिर मूल्यांकन करता है। तो इस मूल्यांकन करने को क्या कहा जाता है, बताइए। तो जांच सूची के द्वारा होता है प्रश्नावली, निरीक्षण, या फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताएं। इसके दौरान जो मूल्यांकन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरीक्षण कहते हैं ना। क्या करते हैं निरीक्षण की मतलब, निरीक्षण का मतलब है यहाँ पर कि आपने जो भी आपकी एक्टिविटी थी, जो भी आपकी प्रोसेस थी, मतलब कहना चाहिए कि आपके जो जितने भी आपने काम किए, कोई भी बच्चा 11th है 12th है बच्चा, इस एज में है, इस क्लास में है, तो आप उसको सारा रिकॉर्ड रखोगे, वो खेलने के दौरान क्या एक्टिविटी करता है, क्लासेस में कैसी एक्टिविटी करता है ना, इस सारी चीज़ों का आप रिकॉर्ड रखोगे। तो उसको जो हम असेसमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम निरीक्षण कहते हैं। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है। पहला देख लीजिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है, या फिर व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास का शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। सीसी की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो बताइए किसमें क्या प्रोसेस होती है, बताइए कि सीसी के बारे में मूल्यांकन कौन सा कथन असत्य है ना। क्या है, असत्य है, नहीं गलत है। तो सभी लोग बताएं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सीसी के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है ना, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का जो अचीवमेंट होता है मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। इस सीसी का ऐसा उद्देश्य नहीं होता, सीसी का उद्देश्य जो अपन होता है उसमें होता है कि बच्चे को हम उसका फीडबैक देख सकें, फीडबैक देखने के अनुसार जैसा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पर मतलब कि उसको कहना चाहिए क्लासेस दे पाएँ, है ना, जो उसकी फैसिलिटी, कहने का मतलब कि जो उसको पढ़ाने का तरीका है उसको बदल करके उसको और भी अच्छे से मोटिवेट कर सकें, हमारा यही एम होता है। ठीक, चलिए बाकी आपके होते हैं पहलू को ध्यान रखा जाता है। व्यापक संगठन विद्यार्थियों को
विकास का शैक्षिक और इसके अलावा शैक्षिक, है ना, शैक्षिक और शैक्षिक साथ में रहता है। उसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी होता है, ऑप्शन नंबर डी भी होता है। इसलिए होता कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर नहीं होता। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर डेली क्लास होती है रात्रि के 9 बजे, तो आप लोग एक बार मन लगा के ईमानदारी से, आपके जितने साथी नहीं जुड़े हैं एक बार जाइए और शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके साथी फ्री क्लास पा सकें। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को सरप्राइज है, किसी भी क्वेश्चन के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। ठीक, चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में, है ना, प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित होता है? क्या होता है, कौन सा प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित होता है ना? तो देख लिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सेकंड ऑप्शन, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना। थर्ड ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो सभी लोग आंसर करेंगे, क्या है इसका राइट ऑप्शन? प्राथमिक विद्यालय में जो ईवीएस पढ़ाया था उसको पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो निरूपित करता है। क्या कौन सा उद्देश्य वो आपका अपना दिखाता है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर डेफिनेशन की बात हो रही है, तो बिल्कुल ही आपका रॉन्ग होगा। डेफिनेशन की बात आपकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं करती है, ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट डेफिनेशन की बात नहीं करते, डेफिनेशन पे फोकस नहीं करती है, ना ही लेक्चर मेथड पे फोकस करती है। ठीक, चलिए, तकनीकी शब्दों का आकलन, बिल्कुल ये आपका टेक्निकल वर्डों का आकलन, ऐसी बात तो नहीं है इसमें, है ना, ये हो जाएगा। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नहीं, ऐसी बच्चों के ज्ञान को सीमित नहीं करना है। आपको किसी पर्टिकुलर एक बुक को नहीं बता देना कि नहीं जाकर के आप इस बुक को पढ़ लीजिए, है ना, जिसका भी पढ़ना है आपको, तो मतलब किसी बुक पर्टिकुलर बुक को आपको नहीं बताना है। आपको ये क्या करना है, बच्चे का विस्तार ऐसा समझाइए आप कि बच्चा क्या करे, सर्वांगीण विकास उसका हो पाए। इसलिए आपका राइट ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय बच्चों का अनुभव जो होता है बाहरी दुनिया से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताइएगा, फ्लाई एश जो होता है एक प्रदूषक वाहक होता है, दहन उत्पाद है जो कि जलाने से प्राप्त होता है। फ्लाई एश, है ना, ऐसा कौन सा प्रदूषक दहन उत्पाद है जो कि जलाने से प्राप्त होता है? कोल यानी पत्थर, कोयले को, लकड़ी के कोयले को, मिट्टी के तेल को, या सीएनजी गैस को? बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए सब लोग, क्योंकि आपकी फटाफट रिवीजन चल रहा है ना, हम 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं बेटा, है ना। चलिए बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो जो दहन का उत्पाद होता है वो कहाँ से होता है? कोयले से होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से? कोयले नहीं, पत्थर के कोयले से होता है। राइट ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। तो बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, है ना। बताइएगा, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी। हम लोग यहाँ पर सारी, जैसे मैं आपको 50-50 यहाँ पर क्वेश्चन दे रही हूँ, कल या परसों आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम्स भी रहा करेगी वो भी हम यहाँ पर सोल्यूशन अपना देख लिया करेंगे, क्योंकि अभी हमारी फेस टू फेस बात नहीं हो पाती थी। मैं कहने का मतलब आप लोग मैसेज देते थे तो हम चैट से ही बताते थे, अब जो आप मैसेज करोगे मैं आपका तुरंत यहाँ पर क्लास में ही तुरंत रिप्लाई करवाया करूँगी, है ना, क्योंकि आप सबका इतना सपोर्ट था, सहयोग था, है ना, तो यहाँ तक मैं आ पाई हूँ। आगे आपका सपोर्ट रहा तो और भी बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग्स मुझे मिल सकती है ना, लेकिन हाँ आप सबका सहयोग रहेगा तभी। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर कीजिएगा कि दूध से प्राप्त जो प्रोटीन होती हैं बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। ये इकाइयाँ कैसे बनती हैं? जो प्रोटीन होती हैं तो बहुत सारी इकाइयों से मिलती है, लेकिन जो इकाई यानी प्रोटीन किससे मिलकर के बनता है? ये बशरी अम्ल से। ये आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, है ना, कि कितने प्रोटीनों से मिलकर के एक एमिनो अम्ल बनाते हैं, कितने अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बताइए, बशरी अम्ल होगा, एमिनो अम्ल होगा, उच्च गलनांक वाले अम्ल होगा, या फिर अकार्बनिक अम्ल होगा? एक एक फ्रेंड्स आंसर करेंगे, और सभी लोग अपने साथियों को जाइए अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर दे आइए, ताकि आपके साथी जुड़ पाए। फेसबुक पे शेयर करके आ जाइए, तब तक मैं आपको टाइम देती हूँ, पानी पी लेती हूँ, आप लोग शेयर करके आ जाए तक, चूंकि अब आपका रिजल्ट भी आएगा, है ना, तो आप सब देख पाए, उसकी प्रोसेस जान पाए कि क्या कैसे यहाँ पर टेस्ट दिया जाता है। और आप लोग को जैसे कांटेक्ट करना है मेरे से कि मैम मेरे को भी मैसेज देना है, तो यहाँ पर जैसे संडे को टैलेंट खोज प्रतियोगिता में, तो यहाँ पर ये आपका ये नंबर है 91 65 89 94 और ये आपका 52, है ना, ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप पर्सनल नंबर है। आप लोग मैसेज दे सकते हैं, एक प्रोसेस जान सकते हैं कैसे हम टेस्ट लेते हैं हर संडे को, है ना। इस संडे को भी होगा, लेकिन आपके गूगल फॉर्म पे ही टेस्ट होगा, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, और आपको मालूम है कि मैम ही बस करने वाली है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, है ना। पानी पी लेती हूँ, आप लोग जाइए और शेयर करके आ जाइए एक बार।
यहाँ का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा अमीनो अम्ल हो जाएगा, है ना, कि क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। ये अमीनो अम्ल अक्सर पूछता है कि प्रोटीन कितने प्रोटीन से मिलकर के एक अमीनो अम्ल बनाता है, कितने अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बनाता है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पर, प्रोटीन जब बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनता है, कौन सी इकाइयों से मिलकर बनता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, सभी लोग आंसर कीजिएगा। बताइए सीखने की जो प्रक्रिया होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता। जो सीखने की प्रक्रिया होती है तो सीखने में कौन सी प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करना होता है, अच्छी नौकरी प्राप्त करना होता है, या फिर जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना होता है, या फिर क्षमताओं तथा कौशलों का विकास करना होता है। सभी लोग बताएं, एक एक फ्रेंड्स आंसर करेंगे। तो सीखने की प्रक्रिया, वाकई लर्निंग जब हो रही है, आप अधिगम कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, है ना, तो जो आपका उद्देश्य होता है वो क्या उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, ये भी आपका उद्देश्य है। जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना है ना, ऐसा भी आपका उद्देश्य होता है कि जीवन में भी ये कौशल काम आए, है ना, जो चीज हम सीख रहे हैं। क्षमताओं तथा कौशलों का विकास भी करना होता है, लेकिन अच्छी नौकरी प्राप्त करना का यहाँ पर उद्देश्य ही नहीं होता कि नहीं हमको यहाँ पर अच्छी तरीके से नौकरी ही मिल जाए, है ना। नौकरी तो हर कोई तलाशता है, लेकिन सीखने का जो प्रक्रिया होती है उसका ये उद्देश्य हर बार नहीं होता है, कभी कभी तो होता है, लेकिन हर बार यही उद्देश्य नहीं होता है। ठीक, चलिए इसलिए राइट ऑप्शन। और ध्यान दीजिए, कभी भी जब यहाँ पर बात आएगी लर्निंग के हिसाब से, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये नहीं मानता है ना, अब चूंकि जरूरतें इतनी ज्यादा होती है तो हर कोई अब सीखता है, पढ़ता है तो यही नौकरी मिल जाए, है ना, क्योंकि जरूरत होती है हर किसी को। लेकिन जो एनसीएफ कहता है उसकी जरूरत नहीं है, उसमें ये बताया गया है कि एक स्किल है जो हर एक को जानना जरूरी है, कौशल को प्राप्त करना जरूरी है। ठीक, चलिए आप लोग निगेटिव आंसर नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको इनमें जो पेडागोगिक इशू है, जो क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बच्चा और शिक्षक के बारे में पूछता है तो हमेशा आपको आंसर बच्चे के ही फेवर में करना है, ध्यान दीजिएगा। और अगर बात आती है परिभाषाओं की, बुकों की, बाह्य दुनिया की, तो आपको तुरंत बाह्य दुनिया के बारे में आंसर करना है ना, आपको ना कि पुस्तकों में नहीं करना है। चलिए मैं आपको 5 से 10 मिनट की वीडियो इसको बना करके दे दूंगी कि आपके लिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ना, आपको दे दूंगी कल में। ठीक, चलिए बताइए, परितंत्र में होती है यहाँ पर ऊर्जा हानि व खनिजों की लाभ होती है, ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि होती है, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है, फिर ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ होता है। सभी लोग आंसर कीजिए, परितंत्र में क्या होता है, बताएं सभी लोग। तो जो परितंत्र में होता है वो ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है ना, क्या होती है बताएं, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। ठीक, चलिए राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा सभी लोग कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्या हैं आप? यहाँ पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? आप किसी स्कूल के क्या हैं? शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो आप अपने, जैसे आपको अध्यक्ष हैं तो आपको कई सारे अधिकार भी मिले होंगे, तो उस अधिकार में जो अधिकार के अंतर्गत जो भी आएगा उसमें शिक्षा के लिए आप जो गुणवत्ता को, मतलब शिक्षा की ये चीज सुधार हो पाए शिक्षा विभाग में, है ना, तो उस चीज को सुधार करने के लिए आप कौन सी प्लानिंग करेंगे? तो इस प्रकार से प्रश्न का एक उदाहरण है ये, जो आप यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप ऐसा होते तो ऐसा कर लेते, तो ऐसा करने से जो क्वेश्चन बन रहा है ये किस टाइप का क्वेश्चन है? निम्न स्तरीय अभिसारी आपको बताई हूं कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, दोनों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है ना, बंद अंत वाले और मुक्त अंत वाले। तो बताइए आप लोग, जो आपका निम्न स्तरीय अभिसारी होगा या फिर निम्न स्तरीय अपसारी होगा या फिर उच्च स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी? अपसारी और अभिसारी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन ये टेट एग्जाम में बनते हैं। ठीक, चलिए बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन। क्योंकि इससे पूछ क्या रखा है कि अगर पहले क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत लेंदी बता रहा है ये, है ना, क्या कर रहा है कि अपने आप में लेंदी है कि इसका, क्योंकि आप पहले क्या पूछे, आप अध्यक्ष हैं, पहला यहाँ सेंटेंस आप अध्यक्ष हैं, फिर अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? तो अब आपको मालूम है कि पर्टिकुलर कोई एक योजना तो बनाएंगे नहीं कि बस एक ही योजना बना करके आप बैठ जाएंगे, आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए ये क्या है आपका, है तो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि पूछ क्या रखा कि आप क्या करते हैं, है ना। जब क्वेश्चन कैसा हो, क्या और कैसे का जवाब ज्यादा पूछ रहा हो, तो वहां पर समझ लीजिएगा वो आपका क्या है, अपसारी है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वहां पर, है ना। चलिए तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा रेशम किससे बनता है? बताएं सभी लोग, रेशम जो होता है वो किससे बनता है? लार्वा की लाल ग्रंथियों से या फिर बैस की क्यूटिकल से? बैस की लाल ग्रंथियों से, कीट के पैर से? सभी लोग आंसर कीजिए, रेशम किससे बनता है? बताएं सभी लोग।
तो ये किससे बनता है? रेशम जो होता है वो लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है ना। रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है, ठीक है, लावा की, इसमें लार्वा लिखने से, तो लावा के लार ग्रंथियों से। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइएगा आप लोग। सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, जो आपकी सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित ये कहना चाहिए कि जो आपके समूह परियोजना बताती है गतिविधि का, तो एक सशक्त साधन है, वो किसका साधन है? पहला ऑप्शन है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता के संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो किसके लिए जो समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है, किसके लिए बताया गया? सभी लोग आंसर कीजिए, बताएं सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? तो क्या होगा? आपको मालूम कि जो सशक्त साधन होता है वो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक आपका, क्योंकि बच्चे से क्या पूछ रखा है? बच्चे से ग्रुपिंग के बारे में, समूह परियोजना की बातचीत हो रही है, इसलिए सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने की बातचीत यहाँ पर हो रही है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका, क्योंकि ये भी सामाजिकता की बात हो रही है ना, सामाजिकता की भागीदारिता की सुगम बनाने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक। चलिए, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहे देखिए। दिए गए आरेख में तिलचट्टा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है। यहाँ पर एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, एक परिभक्षी है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो शाकाहारी है तिलचट्टा को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर कौन सा है बताइए? तिलचट्टा कौन शाकाहारी है, मांसाहारी है या परिभक्षी है? तो इनमें जो वेन आरेख बना है, तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। तो तिलचट्टा किसमें आता है बताइए सभी लोग, किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? मांसाहारी में आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ये बी में आएगा। किसमें आएगा? तिलचट्टा आपके बी में आएगा। ये जो बी आपका दिया हुआ है ना, ये बी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। चलिए हम बात कर लीजिए, चूंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से आपके कहना चाहिए दिशाओं से क्वेश्चन, डायरेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, मैप से क्वेश्चन बनते हैं। एक डायरेक्शन से पूछेंगे कि अगर आपने 15 किलोमीटर तक गया, 10 किलोमीटर के बाद आगे गए, उसके बाद आपको दाएं या मिला, बाएं हुआ मिला, तो ऐसा करके क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ मैप से क्वेश्चन बनते हैं कि इस राज्य में आप गए तो कौन सा देश मिला, कौन सा स्टेट मिला, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, अब आंसर कीजिएगा। पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है पाठ सहगामी क्रियाओं का? पहला है छात्रों के विकास को बाधित करना होता है। सेकंड है छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना होता है। छात्र की उन्नतशील वातावरण प्रदान करना होता है। छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना होता है। सभी लोग आंसर कीजिएगा और कोई भी बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता का जस्ट किसी के बाद भी आ सकता है, और मुझे लगता है कि बस अब आने ही वाला है, तो आप लोग का इंतजार खत्म हुआ है, आप लोग बस क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है तो क्या होता है, बताएं सभी लोग। तो छात्र अनुशासनहीनता की समस्या को निदान करना, जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, तो क्या ये उद्देश्य होता है? छात्र को उन्नतशील वातावरण प्रदान करना, या फिर छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना? नहीं, छात्रों के विकास को बाधित करना क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या होगा आपका राइट ऑप्शन? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि छात्रों के विकास को बाधित करना, ये नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं को निदान करना, ये नहीं। छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, ये भी नहीं होगा, है ना। जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? छात्र के उन्नतशील वातावरण प्रदान करना। क्या है यहाँ पर? वातावरण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद हैं। क्या है? वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है, मतलब कि वाद विवाद जो समस्या समाधान है, इसमें कौन सा ऐसा पद है जो सबसे कम लाभप्रद है ना। तो जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। वाद विवाद जैसे आपको मालूम है कि ये आपके लिए पॉजिटिव, वाद विवाद में आपको एक बातचीत करते हो तो आपको भी कुछ चीज जानकारी मिलती है, कुछ आपके फ्रेंड्स को मिलती है, तो ये एक अच्छा माहौल है ना, बच्चे को समझाने का, मतलब समझने का कहना चाहिए। तो ये जो न्यूनतम लाभ है, इससे जो लाभ होते हैं, सबसे कम लाभ होते कौन सा होता है? जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, या फिर जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, या फिर जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो बताइए, सभी लोग बताएं कि अब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है, बताएं।
तो न्यूनतम लाभप्रद क्या है कि आपको केवल एक सटीक उत्तर हो। यहाँ पर केवल एक सटीक के मतलब नहीं है जिनके अनेक आयाम पहलू हो, बिल्कुल ये सही बात है, ये अधिकतम है ना। जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित तो ये भी अधिकतम है, जिन्हें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो ये भी आपके अधिकतम है, लेकिन न्यूनतम की बात कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम में ध्यान दीजिए, बहुत सारे साथी जो होते हैं यहाँ पर डाउट हो जाता है उनको, है ना, रॉन्ग हो जाते हैं उनके ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सभी फ्रेंड्स को ईमानदारी शेयर करना है। चूंकि आपका रिजल्ट जस्ट आने ही वाला है, आपको प्रोसेस भी बताऊंगी इस संडे को, यहाँ पर जो हमारा टेस्ट का फॉर्म रहेगा कैसा रहेगा, है ना, तो सब आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप सभी जो साथी नहीं दे पाए टेस्ट को वो भी इस बार टेस्ट में भाग ले सकें। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए और सबने सभी साथियों को शेयर भी करते रहिए, जस्ट आने ही वाला है 1 या 2 क्वेश्चन के बाद, है ना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थियों को क्या कहा जाता है। पहला है कल्पना करने की योग्यता देता है, या फिर सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता करता है, या पाठ्य वस्तु को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है, या फिर उनमें निहित भाषाओं की विविधताओं को ध्यान में रखता है। बताइए, जो इस आपको पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बहुत सारी संकल्पनाओं का मुद्दाओं को वहाँ पर जो बातचीत की जाती है, तो शिक्षक द्वारा जो कहानी कथन का प्रयोग करना होता है शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार निहित होता है, किस प्रकार लाभ होता है। बताइए, जो कहानी बताते हैं टीचर क्लास में, ईवीएस क्लास में जो टीचर कहानी बताते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता करने में, या फिर पाठ्य वस्तु को स्वयं समझाने के लिए प्रेरित करना सही बात है, लेकिन ओनली पाठ्य पुस्तक ये सही नहीं हो सकता। इनमें निहित भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखना ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सफिशिएंट आंसर है तो कल्पना करने की योग्यता देती है। जो कहानी होती है कि सोचो अगर ऐसा हुआ, है ना, अकबर ने बीरबल के साथ ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, ऐसी स्टोरी जब बताते हैं, है ना, तो धायमा जो थी उनके बारे में जो बताया स्टोरी स्कूल में थी, शायद 9th या 10th में, धायमा के बारे में, तो अगर ऐसा था तो उसमें सोचने में मजबूर किया जाता है, कल्पना को एक जागृत करने का एक माहौल मिलता है बच्चे को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्या करना, सोचने समझने की, प्रेरित करने की, वहाँ पर जहाँ पर इन्वायरमेंट मिलेगा वो आपका सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिजल्ट जानने की आप सभी को उत्सुकता है, तो शायद अब इसके बाद जस्ट आ जाए, है ना, तो आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए। जस्ट इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद आपका सभी साथी जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़े हैं रिजल्ट जान लें अपना अपना। देखिए, निम्नलिखित में से कच्चे मकानों की विशेषताएं हैं, यहाँ पर कच्चे मकानों की विशेषताएं हैं, इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं। बताएं, पहला है कच्चे मकानों की विशेषताओं की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, किसकी बात हो रही, कच्चे मकानों की विशेषताएं हो रही हैं। इनकी दीवारें कच्ची ईंटों से होती हैं, क्या ऐसा होता है, झोपड़ियों में अधिक मजबूत तथा स्थायी होते हैं, इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है, या फिर इस पर चूने की पुताई होती है। तो सभी लोग आंसर कीजिएगा, बताइए सभी लोग क्या होगा, राइट ऑप्शन आंसर करें सभी लोग। तो जो कच्चे मकानों की बात हो रही है तो कच्ची ईंटों की होती है, तो क्या ये सही है, ये सही है बिल्कुल, है ना। झोपड़ियों से अधिक मजबूत तथा स्थायी होते हैं, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। इन्हें प्रतिदिन लेपना पड़ता नहीं, ऐसी बात नहीं है कि डेली आप पुताई करो उसकी, है ना, ऐसे भी बात नहीं है। इस पर चूने की पुताई होती है, हाँ बिल्कुल होती है। इसलिए आपका जो कच्चे मकानों की विशेषताओं की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ए, बी और डी, इन्हें प्रतिदिन लिपने की बात यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक, चलिए, तो सभी साथी बता देती हूँ, बस आपका रिजल्ट आ गया, ये रहा आपका रिजल्ट, लेकिन आप लोग जाइए और सभी लोग शेयर करके आइए, और आपने सभी साथियों को बता दीजिए कि टैलेंट क्विज प्रतियोगिता का रिजल्ट आ गया है। शेयर कर दीजिए आप लोग, एक बार ईमानदारी से और अपने संख्या को बढ़ा लीजिए, है ना। चलिए, तो मैं पानी ले लेती हूँ, आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। तो आई होप आप लोगों ने शेयर किया होगा, है ना। चलिए देखते हैं, अपना रिजल्ट देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पर। देखिए, तो ये हमारे सभी साथी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हिंदी टैलेंट खोज प्रतियोगिता का रिजल्ट था ये, है ना, रिजल्ट है मतलब था नहीं, मतलब हो चुका है ये टेस्ट। तो इनका था, चूंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं नहीं दे पाई, है ना, घर में भी मेरे प्रॉब्लम आ गई थोड़ा सा फैमिली, तो उस कारण भी नहीं दे पाई थी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आ चुका है आप सबका रिजल्ट, आप सब देख लीजिए कौन कौन है यहाँ पर। लकी ड्रॉ में है, ये ध्यान रखिएगा, ये लकी ड्रॉ में इनका नाम आया है ना। हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, उसमें लकी ड्रॉ में जिसका नाम आता है उसको हम यहाँ पर देते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको गूगल फॉर्म पे यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक,
चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर कौन है, नेहा सिंह जी हैं यहाँ पर, इन्होंने भाग लिया है, इनका नाम लकी ड्रॉ में आया है ना। पहली नेहा सिंह है। दूसरे यहाँ पर नवीन दुबे जी हैं, ये भी इन्होंने टेस्ट में भाग लिया, इनका भी लकी ड्रॉ में नाम आया है। थर्ड यहाँ पर प्रशांत वर्मा जी हैं, इनका भी नाम है ना। ये चौथे यहाँ पर कमलेश नरवरिया जी हैं, इनसे संपर्क नहीं हो पाया है ना। तो ये रहा। और यहाँ पर कौन है, सोनम यादव हैं, पूनम यादव जी हैं, ये भी हैं, इनका भी लकी ड्रॉ में नाम आया है। ठीक है, चलिए तो ये 5 प्रतिभागी हमारे हुए, इनको देख लीजिए है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनका नाम आया है लकी ड्रॉ में। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट कौन है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आशीष मस्करे जी हैं, इनका भी नाम है। उपासना मौर्य जी हैं, इनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि जो टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद बाहर से ही निकल जाते, जबकि इनको मैं कहती हूँ कि मैसेज दे दिया करिए आप लोग, ताकि हमसे संपर्क हो पाया करें, है ना। तो इनका कोई मैसेज नहीं, नाम नहीं, पता ही नहीं मुझे, है ना। आए इनके साथ अलग से कहीं ना कहीं लिंक मिल गई होगी, टेस्ट दिया इन्होंने, लेकिन ये मिल नहीं पाई हमसे, है ना। चलिए तो इन्हें उपासना मौर्य जी हैं, अगर कोई आसपास की होंगी तो इनको सूचित कर दिए, ताकि इनकी जो पुरस्कार राशि है हम इनको बिल्कुल दे देंगे। अभी हम पिछले प्रतिभागियों को भी नहीं दे पाए उनकी राशि, है ना। ये सखाराम जी हैं, तो इनका भी नाम है ना। दीपक राणा जी हैं यहाँ पर, दीपक प्रधान जी हैं, दीपक राणा जी इनका नाम है। अजीत कुमार ये भी यहाँ पर। ठीक, चलिए तो इतने साथी हैं सभी लोग, इन्होंने जीत मतलब कि कहना चाहिए कि लकी ड्रॉ में इनका नाम आया। हिंदी पे इन्होंने टेस्ट दिया था, हिंदी व्याकरण का टेस्ट था। तो सभी साथी यहाँ पर संडे को फिर से होगा, सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगी कल, है ना। कल मैं बता दूंगी किस सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा। तो आप लोग गूगल फॉर्म पे अप्लाई करना है, गूगल फॉर्म अप्लाई करने के बाद वही टेस्ट सबमिट करना है। टेस्ट सबमिट करने के बाद मेरे को सब मैं यहाँ देख चेक कर लूंगी, जिसने दिया होगा। उसके बाद मैं रात्रि के 9 बजे आपको उसका सोल्यूशन बताया करूंगी। ठीक है, चलिए तो ऐसी प्रोसेस हमारी रहेगी इस संडे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबको कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई, जो साथ में हैं अभी लाइव में हैं, है ना। जो नहीं है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे और भी साथी हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, है ना। बहुत सारे साथी हैं, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मेरे पास, रखा हुआ है डायरी में मेरे, है ना। सबका नाम मेरे पास है, ऐसी बात नहीं है ना। दीपक जी हैं, दीपक धिरवानी जी हैं, कृष्ण आर्य जी हैं, है ना, ममता रानी जी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे नाम है, कृष्ण कुमारी सुमन जी हैं, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है ना। तो बाकी सब भी हैं यहाँ पर उल्के जी भी हैं, बाकी बहुत सारे साथियों का नाम है जो उनके भी अच्छे स्कोर आए हैं। लेकिन चूंकि लकी ड्रॉ में सिर्फ हम 10 का ही नाम बताते हैं, 10 का ही चुनते हैं, इसलिए 10 का ही नाम यहाँ पर आया है। ठीक है, तो बाकी और भी नाम, सागर भंडोले जी का भी और अच्छा नाम है, और भी है, प्रीति जी हैं, है ना, प्रियंका जी हैं, लेकिन शायद इनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो बातचीत हमारी नहीं हो पाई है ना, इसलिए हम इनका नाम बता। तो इनको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोग जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, है ना, आपको मालूम है कि क्लास जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है, आप सभी के लिए मैं 3-3 क्लास दे रही हूँ, है ना। चूंकि अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो मैनेज नहीं हो पाता है। तो बाकी आपकी क्लास डेली रहेंगी, है ना। रात्रि की 9 बजे बाद जो 9 बजे वाली क्लास रहती है, किसी भी हालत में आपकी नहीं रुकेगी। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत बधाई हो सभी को, सभी मित्रों को जिनका अच्छा नाम, जिनका नाम नहीं भी आया है तो उनको नाम लेने से यहाँ पर आने से मतलब नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, उनका नाम लेने से यहाँ पर मतलब नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका जो लास्ट रिजल्ट है, क्योंकि कब कहाँ किसकी लास्ट चाबी लग जाए किसी को मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए कि यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। या आपका फाइनल आंसर शीट नहीं है कि ये आ गया है तो हमारा नाम क्यों नहीं आया, दुखी होने की कोई बात नहीं है। चलिए तो हमारे सभी साथी हैं, सभी को स्वागत करती हूँ अपने इस ओम शिव शक्ति क्लासेस पर। और आप सभी मेहनत कीजिए, हम साथ में हैं, कोई रिवीजन कीजिए, आप तो सभी लोग साथ ही यहाँ पर रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए सभी लोग आंसर कीजिएगा, बताइए यहाँ पर कि अमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं काटने या पूरी तरह निकालने से क्या हो जाती हैं। यहाँ पर अमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं काटने या पूरी तरीके निकालने से क्या हो जाता है। पहला है भूख पूर्णतः खत्म हो जाती है, या फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, अभिजात जरूरत के हिसाब से खाएगा लेकिन उसे अंदरूनी भूख नहीं लगेगी। अमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं उनको काटने से क्या हो जाता है। फिर थर्ड है खाने में कुछ बदलाव तो आएंगे लेकिन भूख लगेगी, या फिर मरीजों को खाने का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वे अनजाने में भूखे में मर जाएंगे। सभी लोग आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। जो अमाशय में होता है संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं उनका यहाँ पर क्या प्रोसेस रहती है, सभी लोग बताएं।
तो यहाँ पर पूर्णतः भूख जो निकालने से होता क्या है, पूर्णतः यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। खाने में क्या हो जाता है, कुछ बदलाव तो आएंगे लेकिन भूख भी लगेगी, है ना। यहाँ पर कुछ बदलाव आएंगे लेकिन भूख जरूर लगती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि भूख ही नहीं लगती। ठीक, चलिए बाकी ये पूर्णतः खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है ना कि भूख खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसलिए सभी को इंक्लूड की हूं, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है ना। शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य जो अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य होता है ना। पेरेंट्स जो मीटिंग्स होती हैं, टीचर्स जो साथ में होते हैं, उनको एक साथ क्रियाओं का अंतः क्रिया कराने का उद्देश्य क्या होता है, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करने के लिए, या फिर सेकंड आंसर कह रहा है पुनर्बलन और सुधार के लिए, बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने के लिए, या फिर एक दूसरे की कमियों को उजागर करने के लिए। सभी लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो अभिभावकों के मध्य क्रिया को मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पुनर्बलन, ताकि बच्चे को रिइंफोर्समेंट मिल सके, है ना, और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने की बात भी की जाती है। उसके तहत अगर चर्चा करेंगे, पेरेंट्स भी, टीचर पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स टीचर को बताएंगे, और साथ में उसको कोरिलेट कर करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे दोनों लोग मिलकर के, है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी लोग बताइएगा, जंगल में आग, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर, सभी लोग आंसर कीजिएगा और सभी साथी जुड़े रहिए, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन हमारे टोटल हैं। कितने क्वेश्चन टोटल, 50 क्वेश्चन हमारे, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। देखिए, जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछता है ना। जंगल में क्या है, आग को प्रकरण को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय क्या है, आग की अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हो, तो वहां पर जो आप अवधारणाओं को स्पष्ट कर रहे हो, तो वहां पर जो प्रश्न पूछ रहे हो वहां पर पहला क्या है, क्या आग हाथ जला सकती है, खाना किसमें पकाया जाता है, दो पत्थरों को आपस में घिसने से क्या होता है, शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्न में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। मतलब जंगल में आग के प्रकरण को टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ाते समय ये 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं, क्या हाथ आग, जो आग होती है वो हाथ में जला सकते हैं, या फिर खाना किसमें पकाया जा सकता है, या दो पत्थरों के आपस घिसने से क्या होता है। इसमें जो क्वेश्चन बच्चे से पूछ रहे हैं टीचर, किस प्रकार कौशल को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल। सभी लोग आंसर कीजिएगा, एक एक फ्रेंड्स आंसर करेंगे। सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। और संडे को सभी लोग यहाँ पर जो प्रतियोगिता होगी, है ना, प्रश्नोत्तरी जो होगी, सभी लोग गूगल फॉर्म पे यहाँ पर सबको यहाँ पर अप्लाई करना है गूगल फॉर्म पे, और साथ ही साथ वहीं से टेस्ट आपको सबमिट करना है। ठीक है, चलिए उसका सोल्यूशन मैं आपको रात्रि की क्लास जस्ट उसके दूसरे दिन दूंगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो चिंतन कौशल। चूंकि बात क्या यहाँ पर भी क्या की बात हो रही है, यहाँ पर कैसे पकाया जाता है, क्या में इससे घिसने से क्या होगा, ये चिंतन कौशल की यहाँ पर चिंतन करने की बात यहाँ पर ज्यादा हो रही है ना। ध्यान दीजिएगा, चिंतन कौशल की बात यहाँ पर हो रही है ना। चलिए, ताकि बच्चे में चिंतन और भी चिंतन करने की, थिंकिंग करने की, सोचने की प्रवृत्ति उसकी और भी ज्यादा बढ़े, है ना। चलिए इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन टीचर जो है बच्चों से पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, किसकी अवधारणा, गुरुत्व केंद्र की, है ना, अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक जो है कक्ष में बहुत से उदाहरण देता है ना। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जो उदाहरण है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण है वृत्ताकार पटल का गुरुत्व केंद्र वृत्त का केंद्र होता है। सेकंड है समान छड़ का गुरुत्व केंद्र छड़ का मध्य बिंदु होता है। थर्ड है वर्गाकार पटल का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्णों के कटान बिंदु होता है। फोर्थ है निम्नलिखित में से सही उदाहरण कौन सा है। सभी बताए। केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए गुरुत्व शिक्षक जो होता है कक्षा का बहुत से उदाहरण एग्जाम्पल देता है। किसके बारे में बात हो रही है, गुरुत्व केंद्र के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो इनमें से कुछ निम्नलिखित है, पहला उन्होंने बताया इसके बारे में बताया, ये बताया, थर्ड ये बताया, 3 उन्होंने स्टेप बताए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है इनमें गुरुत्व केंद्र के बारे में, बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये आपका राइट पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा होगा। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका एक मित्र हाथों को साफ रखने के संदर्भ में आपको निम्न तरीके बताता है, तो इनमें से कौन असत्य है। पहले है खाना खाने से पहले और बाद में अवश्य हाथ धोएं। सेकंड है हाथ धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग करें। हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े जरूर पोंछ लें। हाथों को धोने के बाद उस पर तेल अवश्य लगाएं। तो बताइए कौन सा असत्य है इसमें, बताइए सभी लोग।
तो आपको मालूम है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन असत्य की बात हो रहा है ना। पहली बात तो यहाँ पर आपको एक आंसर लेकर के एक पक्षी आंसर आपको नहीं लेना है। इसमें सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है आपका, केवल हैंड वॉश से, तो केवल शब्द का आपको यूज नहीं करना है, इसलिए आपका नेगेटिव हो गया। दूसरा है कि हाथ को धोने के बाद जस्ट तेल लगाएं, ये आपका कंपलसरी नहीं है। ये दोनों ही आपके रॉन्ग होंगे, और जो ये दोनों ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में है ना, 2 और 4 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ये बिल्कुल रॉन्ग होंगे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, वायु में भार होता है ना, आपको मालूम है कि वायु में क्या होता है, भार होता है। शिक्षार्थियों को समझाने के लिए उपरोक्त गतिविधियां हैं। पहला ऑप्शन है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेल दें, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे को छड़ से बांधे और साम्यावस्था, या फिर ले आए और तब किसी एक गुब्बारे को छोड़ दें। वायु में भार होता है, इसको समझाना है बच्चे को। तो टीचर जी इसके लिए जो यहाँ पर प्रक्रियाएं जो ऑप्शन दे रहे हैं, तो पहला क्या दे रहे हैं, खाली उल्टा जो बीकर है पानी की सतह के ऊपर के रख दें और उसको नीचे धकेलें। ऐसा करने से वायु का हमको जो टेम्परेचर वो मालूम, भार मालूम पड़ेगा। या फिर स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को निकालना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को छोड़ दें। तो 1 और 2 होगा, 1 और 4 होगा, 2 और 4 होगा, 1 और 3 होगा। सभी लोग आंसर कीजिए, एक एक फ्रेंड्स आंसर करें, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। इसका पहला और चौथा हो जाएगा, खाली उल्टा बीकर पानी के ऊपर सतह रखें, और चौथा 2 भरे हुए गुब्बारे को छड़ से बांधें और उसको प्रैक्टिकल करके उस चीज को, वायु में भार होता है या नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लेते हैं क्या, चूंकि हमारे 50 क्वेश्चन है ना आज। बताइए, यहाँ पर आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। भोजन जो होता है व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्न से क्या सही है। भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्न से क्या सही। पहला है वह स्वाभाविक स्वाद विमुक्ता कारण प्रमुख कारण है, या वो विभिन्न आहारों की उत्प्रेरक महत्वों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, वह विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं, ग्रहण किए गए आहार की मात्रा पर उनका एक समस्थिर प्रभाव होता है। आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में इनमें से क्या सही है। भोजन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो तो बताना है आपको भोजन के बारे में। तो क्या बताया हुआ है, स्वाद, वो जो स्वाभाविक स्वाद होता है विमुक्ता के कारण प्रमुख कारण होता है, ऐसा होता है तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। वो विभिन्न आहारों के उत्प्रेरक महत्व को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, ऐसा भी रॉन्ग है। यहाँ पर वह विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं, जो भोजन का व्यवहार होता है वो क्या करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर से, वो विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं। कौन, भोजन का जो व्यवहार होता है। ठीक, तो ये आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रहण किए गए आहार की मात्रा पर उनका समस्थिर प्रभाव होता है, ये आपका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। आप लोग का रिवीजन तो चल रहा है ना, अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग को। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अनीमिया जो होता है, अनीमिया होने का मुख्य कारण क्या है। खून में लौह की कमी, शरीर में विटामिन सी की कमी, यकृत में पित्त की कमी, शरीर में आयोडीन की कमी। बताइए, सिंपल से क्वेश्चन है। खून में क्या हो जाती है, लोहे की कमी, लौह की कमी हो जाती है, इसलिए एनीमिया हो जाता है। ज़्यादा पालक, यहाँ पे गुड़ खाए, पालक है, गुड़ है, चना, इसको खाने के लिए ज़्यादा यहाँ पर जो आपका डॉक्टर है वो आपको सजेशन करता है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। जीव एवं जंतुओं दोनों के मिलने से दोनों में मिलने वाली समान क्रिया क्या होती है। जीव जंतु में जो दोनों सामान्य क्रियाएं एक्टिविटी करते हैं तो क्या करते हैं, वृद्धि और भोजन करना, प्रजनन और भोजन करना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। जीव जंतुओं में मिलने वाली जो सामान्य क्रियाएं, जीव में भी और जंतुओं में भी, तो क्या होता है, प्रजनन और अंकुरण में सामान्य क्रियाएं नहीं होती हैं, उनका अलग होता है, उनका भोजन अलग होता है। वृद्धि और भोजन भी उनका अलग अलग होता है। हाँ, होता जरूर कि सबका वृद्धि होता है, सबका विकास होता है, लेकिन अलग अलग होता है। वृद्धि और प्रजनन ये जो होता है आपका राइट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी। वृद्धि भी वही होती है, समान होती है, और आपका प्रजनन भी होता है ना, जो प्रजनन शक्ति होती है वो भी आपकी राइट हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूकंप आने का मुख्य कारण है ना, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। ज्वालामुखी है, सुनामी है, मानवीय क्रियाएं हैं, या फिर व्हेल मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना। आंसर कीजिए, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, या फिर पहला तीसरा चौथा। आंसर कीजिए सभी लोग। तो आपका जो भूकंप आने का प्रमुख कारण होता है पहला दूसरा तीसरा,
ज्वालामुखी भी कारण होता है, सुनामी भी होता है, मानवीय क्रियाएं भी कभी कभी हो जाती है ना। तो आपका व्हेल मछली का समुद्र में कूदना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही है ना। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी साथी से बार बार कह रही हूँ कि डेली क्लास रात्रि के 9 बजे रहती है, दिन में भी क्लास रहती है। सभी लोग क्लास एंजॉय कीजिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना। यहाँ पर 50+ आपकी मैराथन रिवीजन चल रहा है यहाँ पर डेली, है ना। तो यहाँ पर क्लास डेली अटेंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या करें, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिक जो नमक और चीनी से क्या होता है, नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, या फिर उसके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, या फिर सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। खाद्य पदार्थ से पानी निकाल देते हैं, जो क्या होता है यहाँ पर, आपका जो लंबे समय तक खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी मिल जाने से उन्हें लंबे समय तक नमक और चीनी डालकर आपको रख दीजिए, तो क्या हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, ये अधिक और नमक चीनी ये खाद्य पानी से पानी निकाल देते हैं। क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। पहला है ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। दूसरा है ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो सभी लोग आंसर कीजिए, प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना शरीर में संतुलित आहार में क्यों आवश्यक होता है। ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं इसलिए, या फिर ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, या ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आपके संतुलित प्रोटीन होते हैं वो शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ये क्या करते हैं, जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन युक्त पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, शारीरिक अवयवों के निर्माण में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग बताइएगा। हिरण, चीता, भालू, फीता, कृमि का क्रमशः उचित क्रम है। पहला है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी, सर्वाहारी, या फिर आपका सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी। सभी लोग बताएं। जो हिरण, चीता, भालू, फीता, कृमि का जो उचित क्रम होगा, इनका क्रम किस टाइप का होगा बताएं। तो पहले क्या होगा, शाकाहारी होगा, फिर क्या होगा, मांसाहारी होगा, फिर क्या होगा, सर्वाहारी होगा, फिर क्या होगा, परजीवी होगा, है ना। ध्यान देना इस चीज को, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली क्लास यहाँ पर मिलती है ना। कोई भी डे हो आपको क्लास डेली मिलती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे। आपको संडे मंडे से हमारा यहाँ पर मतलब नहीं रहता, मतलब हमको पढ़ाई करना है ना, एक एनर्जी के साथ, है ना। बोरिंग के टाइप की नहीं, आप कभी भी पढ़ाई कीजिए बोरिंग के हिसाब से नहीं। अगर बोर लग रही पढ़ाई बिल्कुल साइड हो जाएगी, लेकिन हाँ इंटरेस्ट से पढ़ाई कीजिएगा तो वो आपको जो आप पढ़ोगे वो आपको क्लास में भी मिलेगा, वो आपको एग्जाम में भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बोरिंग टाइप के अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और साथ ही साथ आपका जो भी आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले अपने मन को फ्रेश कर लिया करिए, है ना, तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। चलिए, और पानी का सेवन जब ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, मतलब कहने संख्या तो नहीं लेकिन मात्रा जो है वो ज़्यादा लें पानी का। चलिए बताइए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सिनेमा घर का टिकट दिखाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा में सिनेमा घर का टिकट, सिनेमा घर का टिकट दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है। पहला है बच्चों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित करने के लिए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देखने के लिए, बच्चों में अवलोकन की कुशलता का विकास करने के लिए, बच्चों को सिनेमा घर के टिकट के मूल्य की जानकारी दे करके। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सभी लोग आंसर कीजिएगा। जो पर्यावरण क्लास में सिनेमा घर का टिकट दिखाने का बच्चे को जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्यों बच्चे को सिनेमा घर का टिकट दिखाया जाता है। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका
आपका दूसरा और पहले तो यहाँ पर बच्चों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित नहीं करना कि बच्चों को हम फिल्म दिखाना है। बच्चा वैसे भी आजकल के बच्चे आपको बिना प्रेरित के ही फिल्म देखते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेरित नहीं करना फिल्म के लिए। आपको यहाँ पर वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने के लिए, बच्चों में ऑब्जर्वेशन करने की कुशलता का यहाँ पर विकास करने के लिए, है ना। टिकट के मूल्य की जानकारी देकर के कुछ हासिल, क्योंकि बच्चा भी छोटा है ना, ईवीएस पढ़ रहा है, मतलब 1st to 5th है ना। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर जो कुशलता अवलोकन करने की बात है और उसको जानकारी से अंतःक्रिया का अवसर देना है। 2 और 3 किस्में हैं जो आपकी ऑप्शन नंबर आपका बी में है ना, किसी ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? कक्षा शिक्षण में जो दृश्य सामग्री का प्रयोग, जो आपको मालूम है कि सामग्री दृश्य होती है, श्रव्य होती है, तो इन सामग्री को जो प्रयोग करते हैं तो किस बात का ध्यान रखेंगे? पहले उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, या फिर वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, या फिर वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने की बात हो, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता हो, बता देंगे। आपको जो दृश्य सामग्री प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे वहां पर बताइए। तो वह क्या हो, आप कोई भी दृश्य सामग्री का प्रयोग कीजिए, श्रव्य सामग्री का प्रयोग कीजिए, है ना। तो आप क्या हो, वो विषय के अनुरूप होना चाहिए, है ना। जो भी आप सब्जेक्ट के बारे में लेकर के वहां पर कंटेंट गए हो, वो आपके जो आपका दृश्य और श्रव्य सामग्रियां हो वो कैसी हो, वो पाठ विषय के अनुरूप होनी चाहिए। कैसी हो, वो पाठ विषय के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसे नाटकीय ढंग से प्रयोग करना ऐसी बात नहीं है कि हर सामग्री को आप नाटकीय ढंग से प्रयोग करोगे, है ना। बच्चों को अज्ञात से अज्ञात की नहीं, बल्कि ज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है। छोटे बच्चों को आपको जब विधियों का प्रयोग करोगे तो अज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है और सरल से कठिन की ओर जाना है। ठीक, उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविजन का उपयोगी स्थान है। जो प्राथमिक स्तर का शिक्षण होता है तो शिक्षण के लिए टेलीविजन का उपयोगी जो स्थान है वो क्यों होता है? अच्छे शिक्षक की कमी को दिखाने के लिए, या फिर टेलीविजन पाठ वस्तु को पूरा विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है इसलिए, या फिर इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, या फिर टेलीविजन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। बताइए, टेलीविजन का जो उपयोग किया जाता है क्लास में वो क्यों किया जाता है प्राथमिक स्तर पर? उसका रीजन यही होता है कि अच्छे शिक्षक की कमी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। उसमें अनुशासन पैदा नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है ना। टेलीविजन जो कुछ आता है वो हमेशा के लिए याद है, यहाँ पर ये ऐसा उद्देश्य नहीं है। आपका जो उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इसमें क्या कह रखा, टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है? शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहेंगे जिसके कारण कोई छात्र क्या करता है, वो शिक्षा पूरी किए बिना ही उसको अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं? अवरोधन की समस्या, अपव्यय की समस्या, शिक्षा की निरर्थकता, या फिर गंभीर समस्या? क्या कहते हैं वहां पर किसी छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी बिना किए ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपव्यय की समस्या, है ना। क्या कहते हैं? अपव्यय की समस्या। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिक्षा की निरर्थकता नहीं होगा, गंभीर समस्या नहीं होगा, अवरोधन की समस्या तब होगा जब क्या होता है, कोई बाधा उत्पन्न करता हो, है ना। क्या हो, कोई बाधा उत्पन्न, अपव्यय की समस्या ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा, खेल एक प्रक्रिया है ना। क्या है? खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? बालकों को पढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। बताइएगा आप लोग कि बालकों को पढ़ाने के लिए, या फिर बालकों को खिलाने के लिए, या फिर बालकों को सिखाने के लिए, या फिर बालकों का ध्यान बटाने के लिए। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है जिसमें बालकों को पढ़ाने के लिए करते हैं, खिलाने के लिए करते हैं, या फिर बाल को बटाने के लिए, सिखाने के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य होता है खेल को, बच्चों को हम सिखाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है ना। जो सिखाने का उद्देश्य होता है हमारा, वो खेल के माध्यम से ही, खेल की विधि भी होती है ना। किंडरगार्टन में जो विधियाँ हैं, है ना, मॉन्टेसरी जो विधियाँ, ये सब खेल में ही ज़्यादा यहाँ पर प्रधानता है इनमें, इन विधियों में। इसलिए राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कार्बोहाइड्रेट उन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है? आलू, गेहूं, मक्का, गन्ना में, मांस, मछली, अंडा, दाल में, आम, पपीता, संतरा, केला में, पालक, प्याज, अदरक, टमाटर में। बताएं, आलू, गेहूं, मक्का
यहाँ पर, और ये गन्ना, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में भी पाया जाता है, गेहूं में भी पाया जाता है, और मक्का में भी पाया जाता है, और गन्ना में भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट की जो आपके प्रचुर मात्रा इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। टोटल आपके 50 क्वेश्चन है, जो कि आपके अभी 39 हुए हैं, है ना, 50 क्वेश्चन है। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग ना? बिल्कुल बताइएगा, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी संख्या जो आपकी क्वेश्चन की है वो बदल दूंगी। ठीक है, क्योंकि क्लास हमारी कैसी रहती है आप सबको मालूम है, ये आपकी छात्र केंद्रित रहती है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो अब एंजॉय के साथ पढ़िए, क्योंकि अब तो 102 दिन बाद हम लाइव क्लास लेंगे, तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझे तुरंत बताएंगे, तो उसके हिसाब से हम काम कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पका हुआ जो खाना होता है फ्रिज में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है, क्यों? क्या रीजन होता है कि जो अधिक समय तक वहां पर सुरक्षित किया जा सकता है? क्यों सुरक्षित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाता है फ्रिज में रखने से, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, या फिर यहाँ पर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर से कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बताइए, पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है, क्यों? उसका रीजन क्या होता है? उसका जो रीजन होता है, कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो निष्क्रिय हो जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। रेफ्रिजरेटर में कोई ऐसा रसायन नहीं होता, केमिकली पदार्थ वहाँ पर नहीं होता है, कम तापमान भोजन का नमी तत्व तो ये भी नहीं होता है, तापमान नष्ट हो जाता है ये भी नहीं, आपका रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाता है? रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग। निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कैसा परीक्षण है? निबंधात्मक परीक्षण है। इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? पहला, शिक्षार्थियों के स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। सेकंड है, इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति को मूल्यांकन किया जाता है। छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाज लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा देते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जा सकती है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य की बात हो रहा है? किसकी बात हो रही है? असत्य की बात यहाँ पर हो रही है। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात हो रही है? असत्य की। शिक्षार्थियों को स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में है, सही बात है ना। इन परीक्षणों के माध्यम से परीक्षार्थी की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। क्या ये सही है? कथन असत्य की बात कर रहा है ना, ये सही है। या फिर छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा देते हैं। शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जा सकती है। तो आपके बिल्कुल 4 ऑप्शन में आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन आपका जो बिल्कुल रॉन्ग है वो कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताएं। वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों में क्या होता है? संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप परीक्षण के माध्यम से ही उसको क्या करोगे बच्चे का, यहाँ पर संगठनात्मक क्षमता का यहाँ पर विकास नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि हम निबंधन परीक्षण कर रहे हैं बच्चे का ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक शिक्षक जो है पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृहकार्य देता है, क्यों देता है? गृहकार्य देने से छात्र पढ़ेंगे, गृहकार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है, गृहकार्य करने में छात्रों में स्वाध्याय की आदत की विकास होगा। क्या होगा बताइए? इसका रीजन क्यों होता है? होमवर्क देने का रीजन क्या होता है? चूंकि रीजन क्या होता है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाए, व्यस्त रखना। ऐसी कोई बात नहीं है। गृहकार्य से छात्र पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़ने वाले तो ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले होंगे आपके होमवर्क से नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये भी नहीं होगा। छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगर पता नहीं, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, उनके पेरेंट्स कर देते हैं, तब क्या करेंगे? तो क्या उनकी प्रगति की जांच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पर? क्यों देते हैं? कि बच्चे की जो स्वाध्याय की यहाँ पर आदत विकसित हो, उसमें डेली रूटीन का अपना कोई कार्य करने का एक उसकी आदत बनी रहे ना। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग। कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है? कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की जो आवश्यकताएं होती हैं क्या होती हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु होता है, या फिर वह यह सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित होता है। थर्ड है ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, अध्यापकों को पढ़ाने और शिक्षण को पढ़ाने और संदर्भ की सामग्री के लिए। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्या होती है बताएं।
तो वो क्या करती है, इन अध्यापकों का शिक्षण आधारित यह सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, है ना। ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित ये भी नहीं है। यहाँ पर अध्यापकों को पढ़ाने संदर्भ की सामग्री, आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु, है ना, एक कंटेंट देता है आपको, विषय वस्तु जो आपको पाठ्यक्रम होता है एक फिक्स आपको कंटेंट देता है, ठीक। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आपको एक सिलेबस देता है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? जो नेहरू इंस्टीट्यूट है आपका, ये कहाँ पर स्थित है बताइए? उत्तराकाशी में, देहरादून में, पणजी में या फिर पुणे में? सही बताइए, इसका राइट ऑप्शन कहाँ स्थित है ये बताएं। नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराकाशी में। कहाँ स्थित है ये आपका? उत्तराकाशी में ये नेहरू इंस्टीट्यूट आपका स्थित है, ठीक है। ध्यान दीजिए कहाँ स्थित है? उत्तराकाशी में। तो सभी लोग आंसर जरूर करते जाएंगे। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। कक्षा 5th में एक शिक्षिका क्या करती है? सुनीता अंतरिक्ष प्रकरण पढ़ाते समय कक्षा 5th में एक शिक्षिका पढ़ा रही है। सुनीता कौन सा? सुनीता अंतरिक्ष में, है ना। आपको जो आपके एनसीईआरटी की बुक है 4th या 5th क्लास में सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है ना, कल्पना चावला के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो सुनीता अंतरिक्ष में जो जाती है तो उनके बारे में जो बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो प्रकरण को पढ़ा रहे हैं टीचर जी, तो कुछ कथन बताते हैं। पहला कथन क्या बता रहे हैं बच्चों को? अंतरिक्ष यान में बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। सेकंड ऑप्शन, अंतरिक्ष यान में कोई व्यक्ति एक ही जगह टिका नहीं बैठा रहता क्योंकि इतना मतलब कि एक फोर्स रहता है तो एक जगह कैसे टिक सकता है ना। उनको एक बेल्ट होती है, जैसे आप गाड़ी पे 4 व्हीलर में बैठते हो तो आप एक बेल्ट लगा कर बैठते हो, वैसे ही उनको भी अंतरिक्ष में जाने वाले जो यात्री होते हैं वो भी एक बेल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या कर, अंतरिक्ष यान में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कथन बताते हैं, तो यहाँ पर कथन कौन कौन सा सही कथन है बताइए? यहां पर कौन कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। वहाँ पर कंघी करने, क्योंकि बाल वहाँ पर हमेशा कैसे होते हैं? खड़े ही रहते हैं ना। वहाँ पर एक घर्षण के कारण हमेशा बाल खड़े रहते हैं। कोई बार टिका बैठा रहता नहीं, टिका बैठा नहीं रहता, वो हिलता इधर उधर करता है ना। तो ये भी आपका सही नहीं है, अभी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अंतरिक्ष यान केवल हम खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर फोर्थ क्या करें? अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर तैर कर जाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताएं सभी लोग? ये जो राइट ऑप्शन होगा पहला और चौथा हो जाएगा। ये पहला सही है, कंघी वाली बात सही है आपकी, और अंतरिक्ष यान में तैर कर जाना पड़ता है, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी में है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं है? अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं, बताएं सभी लोग। पहला ऑप्शन है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति की बात किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं है। कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं है इसमें? तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति की बात किया जाता है, नहीं पहले भी किया जाता है, बाद में भी किया जाता है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि ये बाद में किया जाता है ना। फिर क्या है, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, ये भी सही है आपका। फिर इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, ये भी सही है आपका। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति की बात किया जाता है, अधिगम मूल्यांकन विशेषताएं नहीं की बात। इसमें हाँ दोनों प्रकार के होते हैं, पहले भी होते हैं बाद में भी होते हैं, लेकिन इसमें जो क्या होता है, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है, ये नहीं होता, इसमें टीचर के द्वारा एकत्र की जाती है ना। जो मूल्यांकन होता है, जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पर ये बच्चे नहीं करते, टीचर करते। इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्योंकि बात इसमें नहीं की हो रही थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शायद वही क्वेश्चन आ गया है इसमें। निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है?
क्या है यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, निम्नलिखित में कुछ शिक्षार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, ग्रुप है, समूह है जो शिक्षिका को बच्चा कैसा तनावग्रस्त है, शिक्षिका ये सोच रही है कि बच्चा कैसा है, बच्चा तनावग्रस्त है, तो ये जानकारी कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उसके माध्यम से टीचर को पता चल रहा है कि बच्चा कैसा है, तनावग्रस्त है। पहला जो उसका व्यवहार आक्रामक है, अधिगम के प्रति पूर्ण एकाग्रता है, उसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यहाँ पर शिक्षिका के द्वारा बातचीत हो रही है और यहाँ पर बच्चे की यहाँ पर जो भी कहना चाहिए बातचीत है उसके एक्टिविटी से जो तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है बताएं। आक्रामक व्यवहार तो बिल्कुल सही बात है, ये जो आक्रामक व्यवहार है उसको तनावग्रस्त होने की पहचान मिल रही है टीचर को, है ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो मतलब पहला तो सभी में है ना, जो कि सही है। फिर क्या है यहाँ पर दूसरा है अधिगम के प्रति पूर्ण एकाग्रता। जब पूर्ण एकाग्रता तनावग्रस्त कैसी बात है, तो ये भी नहीं है आपका, है ना, ये सही ऑप्शन है आपका, तो ये तो नहीं दिलाता। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, तनावग्रस्त होने की जो जानकारी देता है इसमें सूचना जो है अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन, चूंकि इसमें मालूम है कि इसमें सूचना जो है छात्रों के द्वारा एकत्र नहीं की जाती, टीचर के द्वारा की जाती है, इसलिए यहाँ पर पहला और क्या हो जाएगा, जानकारी देता है, तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है। बताइए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा ना, पहला और चौथा आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आक्रामक व्यवहार और इसमें सूचना जो है छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। ठीक, ये आपका ये दे रहा, आपका तनावग्रस्त होने की जानकारी दे रहा है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही आ गया है। तो बताइए इसमें नेक्स्ट इसको देख लीजिए। निम्न में से लद्दाख में बने घरों की विशेषता नहीं है ना, लद्दाख में बने शहरों की विशेषता घरों की नहीं, लकड़ी की छतें, लोहे का फर्श, लकड़ी का फर्श, मोटी दीवारें। तो सभी लोग बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। लद्दाख में बने घरों की विशेषता नहीं है, तो यहां पर विशेषता जो नहीं है वो क्या नहीं है, लोहे का फर्श। फर्श कैसा है, लकड़ी का फर्श होता है ना, कैसा फर्श होता है, लकड़ी का फर्श होता है, ना कि लोहे का फर्श नहीं होता। ये विशेषता नहीं की बात कर रही है आपका ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी की छतें भी होती है वहाँ पर, लकड़ी का फर्श भी होता है, मोटी दीवारें होती हैं, लोहे का फर्श वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा किसी विद्या के अंतर्गत, विद्यार्थियों के अंतर्गत शिक्षार्थियों को विद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर होना चाहिए ना, विद्यालय के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था कराई जाती है। तो किसके द्वारा, पर्यवेक्षित अध्ययन के द्वारा, भ्रमण के द्वारा, सामाजिक अभिव्यक्ति या फिर संग्रहालय। जो आपका यहाँ पर किसी विद्यालय के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्ष में साधन सुविधाएं, पठन पाठन की लेखन सामग्री आदि की जो व्यवस्थाएं कराई जाती है, तो किसके द्वारा कराई जाती है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा बताइए। तो ये जो आपका ऑप्शन आएगा आपका भ्रमण के अंतर्गत नहीं आएगा, सामाजिक कर्तव्य, संग्रहालय के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपका जो आएगा कराई जाती है किसके द्वारा कराई जाती है शिक्षार्थियों को, ये पर्यवेक्षित अध्ययन के द्वारा कराई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए है ना। चलिए तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षित अध्ययन। वैसे तो इसका आंसर संग्रहालय भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी में भी कभी कभी संग्रहालय तो नहीं होगा, ग्रंथालय जरूर होता, संग्रहालय नहीं हो सकता है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्लास से रिलेटेड बिल्कुल मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना। और जो हमारे संडे के नेक्स्ट संडे को होगी हमारी यहाँ पर टैलेंट कोच प्रतियोगिता, वो हम गूगल फॉर्म पे लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।